नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम समझेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 संघवाद। दोस्तों चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि संघवाद क्या है। दोस्तों संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियों को दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है को किसी भी देश की सरकार को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। तो इसी को हम संघवाद कहते हैं। तो संघवाद के लक्षण समझते हैं कि किसी भी संविधान में संघवाद को अपनाया है तो वो संविधान में कौन-कौन से प्रावधान को शामिल किया गया होगा। तो दोस्तों पहला है संघवाद व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। कोई भी देश हो यहाँ पर संघवाद व्यवस्था हो तो वहाँ का संविधान लिखित रूप में होगा। दोस्तों इस व्यवस्था में कठोर संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। जो संघवाद व्यवस्था होती है इसका संविधान कठोर होता है क्योंकि इसमें शक्तियाँ कई भागों में बटी होती है, जिस कारण क्या होता है संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो कई सारे लोगों की सहमति लेना पड़ती है और कई सारे लोगों की सहमति लेना एक बहुत कठिन कार्य होता है। दोस्तों अगला है इस व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो दोस्तों इस व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जो दोस्तों सभी को कानून के अनुसार न्याय देती है। जिन देशों ने संघवाद व्यवस्था अपना रखी है उन देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, वे निष्पक्ष होकर फैसला सुना सकती है। दोस्तों अगला है विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों राज्य का जो विधानमंडल होता है, अगर किसी देश में संघवाद व्यवस्था अपना रखी है तो राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। दोनों मिलकर कानून बनाती है ताकि कानून बनाने में ज्यादा लोगों की सहमति ली जा सके और सरकार में भी काफी लोगों को हिस्सा मिल सके। दोस्तों अब हम समझते हैं संघवाद के गुण। दोस्तों यह व्यवस्था बड़े बड़े देशों के लिए लाभदायक होती है। इस व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है जिस कारण कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं कर सकती। दोस्तों संघवाद व्यवस्था में क्या होता है सरकार की शक्तियां बटी होती है जिस कारण सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाती। ये विविधता को बढ़ाता है। दोस्तों जो संघवाद है, संघवाद में क्या होता है ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है, अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के लोगों को मौका मिलता है, जिस कारण से ये संघवाद वाली व्यवस्था विविधता को बढ़ावा देती है। इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को सरकार में मौका मिलता है। दोस्तों इस व्यवस्था के कारण व्यक्तियों तथा संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त की जाती है। तो उससे क्या होता है जो संघवाद व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में जो संस्थाएं होती है सरकारी संस्थाएं होती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलती है स्वतंत्रता मिलती है स्वायत्तता मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। दोस्तों अब हम संघवाद के दोष समझते हैं। दोस्तों यह व्यवस्था बहुत खर्चीली है। इसमें सरकार बनाने में ज़्यादा खर्चा आ जाता है क्योंकि ज़्यादा स्तरों पर चुनाव कराए जाते हैं। राज्य स्तर के चुनाव अलग हो गए, केंद्र स्तर के चुनाव अलग हो गए, स्थानीय स्तर के चुनाव अलग हो गए, जिस कारण खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इस व्यवस्था में नागरिकों की निष्ठा विभाजित हो जाती है राज्य और केंद्र के बीच में। तो दोस्तों इस व्यवस्था में क्या होता है राज्य सरकार को अलग चुनना पड़ता है, केंद्र सरकार को अलग चुनना पड़ता है, जिस कारण नागरिक किसी दूसरी पार्टी के नेता को केंद्र सरकार में बैठा देते हैं और किसी दूसरी पार्टी के नेता को राज्य सरकार में बैठा देते हैं। इस कारण इस व्यवस्था में नागरिकों की निष्ठा बदल जाती है। तो दोस्तों अगला है ये व्यवस्था प्रशासकीय तरीके से ज्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में कार्य धीमे होते हैं। दोस्तों क्या होता है इस व्यवस्था में ज्यादा स्तरों पर सरकार होती है, सरकार में ज्यादा लोग होते हैं जिस कारण से कोई भी कानून बनता है तो उसमें देरी लगती है। कोई राजतंत्र वगैरह हो तो एक ही व्यक्ति को कानून बनाना है, वो तुरंत ही कानून बना देता है। लेकिन इस व्यवस्था में ज़्यादा लोगों से होकर कानून प्रक्रिया चलती है, जिस कारण से कानून वगैरह धीमे बनते हैं। चौथा विदेशी नीति लागू करना कठिन होता है। दोस्तों इस व्यवस्था में क्या होता है कोई भी विदेशी नीति लागू करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं क्योंकि सभी लोगों से सहमति लेना पड़ती है। तो ज़्यादातर विदेश नीति इस व्यवस्था में लागू नहीं हो पाती। कई बार तो अच्छी विदेश नीति भी इस व्यवस्था के कारण लागू नहीं हो पाती।
दोस्तों यह शासन व्यवस्था जटिल है, इसे समझना मुश्किल है। दोस्तों क्या होता है, संघवाद में कई स्तरों पर सरकार होती है, कई सारी संस्थाएं होती है, इन्हें समझना आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी संघवाद के दोस्त थे। आज हम समझते हैं कि भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया है। तो दोस्तों भारत के संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों पहले हम समझते हैं संघ सूची को। दोस्तों संघ सूची में 97 विषय शामिल है और दोस्तों इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा संबंधी कार्य, विदेशी मामलों से संबंधी कार्य, डाक सेवा से संबंधित कार्य, रेलवे, टेलीफोन, सिक्के आदि से संबंधित कार्य संघ सूची में शामिल किए गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। अगला है राज्य सूची। दोस्तों राज्य सूची में 66 विषय शामिल है, जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कृषि, स्थानीय शासन से संबंधित कानून, स्वास्थ्य, सड़कें, पुलिस आदि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इन सभी कानूनों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों तीसरी है समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। दोनों सरकार इन विषयों पर मिलजुल कर काम करती है। दोस्तों समवर्ती सूची का कोई ऐसा मामला है जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा, राज्य सरकार के कानून को नहीं माना जाएगा। दोस्तों समवर्ती सूची में 47 विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक संबंध, वन आदि। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। दोस्तों इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य अलग अलग बांटे गए हैं ताकि दोनों के बीच में विवाद ना हो। दोस्तों भारत का संविधान संज्ञानात्मक भी है और एकात्मक भी है, तो हम भारत के संविधान के कुछ एकात्मक और संज्ञानात्मक लक्षणों के बारे में समझते हैं। दोस्तों पहले हम भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण देखते हैं। दोस्तों भारतीय संघवाद में केंद्र सरकार के पास शक्तियां ज्यादा होती है राज्य सरकार के मुकाबले, जिससे हमें पता चलता है कि भारत के संविधान का झुकाव एकात्मकता की तरफ जाता है। दोस्तों अगला है राज्य सूची के कई मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। दोस्तों जिससे भी हमें पता चलता है कि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर ज्यादा झुका। अगला है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और दोस्तों केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर अपना नियंत्रण रखती है, अपना दबदबा राज्य में कायम रखती है। दोस्तों अगला है एक हारी नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है, जिसमें एक ही नागरिकता लेने पड़ती है, देश की नागरिकता, राज्य की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता है, देश की नागरिकता लेना पड़ती है और उस नागरिकता के साथ ही हम पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं। दोस्तों अगला है संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। अगला है आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है। दोस्तों अगर भारत में आर्थिक संकट आ जाए या बाहरी देश कोई आक्रमण कर दे तो भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है और राज्य सरकार के पास शक्तियां नहीं रहती। तो दोस्तों इन सभी प्रावधानों से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान में एकात्मकता के लक्षण भी है। दोस्तों अब हम भारत के संविधान के संज्ञानात्मक लक्षण के बारे में समझते हैं। दोस्तों पहला है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है।
सभी काम भारत में संविधान के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। दोस्तों अगला है शक्तियों का विभाजन। दोस्तों भारत का संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं, राज्य सूची में एक मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं, संवर्ती सूची में वे सभी विषय आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके करती है। दोस्तों अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकती है तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है। दोस्तों ये न्यायपालिका भी भारत के संविधान को एक संज्ञानात्मक संविधान बनाती है। दोस्तों अगला है संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जैसे मौलिक अधिकार, इनमें अगर संशोधन करना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही अनुमति लेना पड़ती है। दोस्तों अगला है 3 स्तर की सरकारें। दोस्तों भारत के संविधान में 3 स्तरों की सरकारों का प्रावधान है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो दोस्तों ये सभी चीजें भारत के संविधान को एक संज्ञानात्मक संविधान बनाती है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों। दोस्तों भारत में संघवाद की व्यवस्था अपना रखी है जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है और राज्य सरकार को अधिकार केंद्र सरकार के मुकाबले कम दिए गए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों केंद्र सरकार को ताकतवर बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाने के कई सारे कारण थे। दोस्तों भारत एक महाद्वीप की तरह विशालकाय देश है। यहाँ पर अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ताकतवर नहीं होती तो भारत कई सारे टुकड़ों में बंट सकता था। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को ताकतवर बनाया और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के मुकाबले थोड़े कम अधिकार दिए। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो दोस्तों उस समय भारत में 565 रजवाड़े थे, जिनमें से ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन सभी को भारत में शामिल करने के लिए भारत ने केंद्र को मजबूत बनाया और राज्य को कम अधिकार दिए। तो दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से भारत के संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया और राज्य को केंद्र के मुकाबले कम शक्तियां दी गई। दोस्तों अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव क्यों, भारत में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद क्यों होता है, इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों पहला है वित्तीय स्वायत्तता। दोस्तों राज्य के द्वारा केंद्र सरकार से वित्तीय रूप से ज्यादा अधिकार मांगे जाते हैं, जिस कारण भी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को ज्यादा वित्तीय ताकत नहीं देती, ज्यादा वित्तीय अधिकार नहीं देती, जिस कारण दोनों के बीच में विवाद होता है। दोस्तों अगला है प्रशासनिक स्वायत्तता। दोस्तों भारत में प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई है, ज्यादा कार्य दिए गए हैं और राज्य सरकार को कम शक्तियां दी गई है और कम कार्य दिए गए हैं, जिस कारण भी दोनों के बीच में विवाद होते हैं। दोस्तों अगला है सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। दोस्तों भारत में संस्कृति और भाषा को लेकर भी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद चलते रहते हैं। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन और पंजाब में पंजाबी भाषी पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग की जाती है, जिस कारण भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चलता है, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी मांगे नहीं मांगती। दोस्तों अगला है राज्यपाल की नियुक्तियां। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राज्यपाल को लेकर भी विवाद चलते रहते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार का मानना है कि राज्यपाल के कारण उनके अधिकार सीमित होते हैं, जिस कारण भी दोनों के बीच में विवाद चलता है। अगला है आर्टिकल 356। दोस्तों आर्टिकल 356 के कारण भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद जारी रहता है, क्योंकि आर्टिकल 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार राज्य सरकार को हटा सकती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देती है, जिस कारण भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद होते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि अंतरराज्यीय विवाद क्या होता है। दोस्तों दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपसी विवाद को अंतरराज्यीय विवाद
कहा जाता है। दोस्तों, अंतर्राज्य विवाद कई कारणों की वजह से होता है। पहला है राज्यों के मध्य सीमा विवाद। दोस्तों, दो राज्यों के बीच में सीमा को लेकर भी विवाद चलते रहते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर विवाद चलता है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव को लेकर विवाद चलता है। दोस्तों, अगला है नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद। दोस्तों, नदी के जल को लेकर भी कई राज्यों के बीच में विवाद होता है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता है। हरियाणा पंजाब के बीच में ब्यास, सतलुज और रावी नदी को लेकर विवाद चलता रहता है। तो ये सभी कारण थे जिन कारणों की वजह से अंतर्राज्य विवाद होते हैं।